हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी के ट्रिक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की भूगोल की क्लास के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले हाड़ौती के पठार का अध्ययन किया, अर्थात दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हाड़ौती पठार में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, कौन सी उसकी नदी मुख्य है और उसमें उसकी और क्या क्या विशेषताएं, उसमें कितने % जनसंख्या रहती है, कितना % क्षेत्रफल है। इस प्रकार हमने हाड़ौती के पठार का पूरा अध्ययन कर चुके थे। और दूसरे नंबर पर हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश अपने राजस्थान के मैप में कहाँ पर स्थित है। इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण में कितने जिले शामिल हैं। तो यह तो अपना हो गया पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, यह अरावली पर्वतमाला, यह दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया और जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 4 जिले शामिल है। ये प्रदेश हम पढ़ चुके पूरा। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये अपनी अरावली पर्वतमाला हो गई, अरावली हो गई। ठीक है, अब बात करें कि अरावली के बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश का एरिया आ जाता है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम बात करते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का कौन कौन से जिले शामिल है, मैदान का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका नाम पूर्वी मैदानी प्रदेश क्यों रखा गया। तो मैदान का निर्धारण यानी मैदान इसका नाम इसलिए रखा गया कि हमने सबसे पहले जब भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया तब मैंने उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश का विभाजन बताया था आपको। तो जब समुद्र तल से कोई भी भूभाग 300 मीटर तक ऊंचा उठा हुआ हो तो वो मैदान की श्रेणी में आता है, क्योंकि मैदान की श्रेणी में 300 मीटर तक ऊंचा उठा हो। अगर समुद्र तल की बात करें तो भारत के लिए या राजस्थान के लिए चेन्नई को समुद्र तल का बेस माना है। अब बात करें कि स्थलीय यानी मैदान की अगर परिभाषा हम बात करें, परिभाषा की मैदान, तो मैदान है कि समुद्र तल से कोई भूभाग 300 मीटर तक ऊंचा उठा हो उसे मैदान कहते हैं। 300 यानी समुद्र तल से 300 मीटर तक मैदान और 600 तक पठार। इस प्रकार मैंने आपको पूरा बताया था पहले मैप बनाकर। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो पहले पीछे की वीडियो देख सकते हो। अब बात करें कि उच्चावच मैदान की बात कर ली। बात करें कि भारत में उच्चावच का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। 300 मीटर यानी उच्चावच का निर्धारण की बात करें, निर्धारण उच्चावच का, तो वो आ जाता है समुद्र तल चेन्नई से। ठीक है, अब समुद्र तल क्या होता है कि ये अपना धरातल हो गया है, ये जल राशि, ये हो गया समुद्र तल और ये धरातल हो गया धरातल। कोई भूभाग समुद्र तल से अगर 300 मीटर तक उठा हुआ तो मैदान की श्रेणी में आता है। कोई भूभाग 300 मीटर तक ऊंचा, 300 मीटर ऊंचा, वो मैदान की श्रेणी में आता है। ठीक है, हर 300 तक मैदान की श्रेणी में आ गया। अब बात करें मैदान अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो द्वितीय क्रम की संरचना है, क्योंकि प्राथमिक संरचना के अंतर्गत महाद्वीप महासागर आ जाते हैं, द्वितीय क्रम में पर्वत पठार मैदान आ जाते हैं, तीसरे में हिमालय ऊंची पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, इस प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश द्वितीय क्रम की श्रृंखला यानी संरचना हो गई। अब नेक्स्ट अगर विशेषता की हम बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की और क्या विशेषता हमारे सामने आती है, तो हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक जल संसाधन है, चाहे उसमें समुद्र हो, महासागर हो, सागर हो, नदियां हो, झीलें हो, तालाब हो, इन सभी प्राकृतिक जल स्रोतों में एकमात्र नदी ही ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो अपने साथ कक्कड़ पत्थर मिट्टी साथ बहाकर लाती है, जिससे मैदान का निर्माण होता है। जो कि नदी बहाकर जिस मैदान का निर्माण करती है वो उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। अगर हम बात करें
हम बात करें कि अपनी पृथ्वी पर जो प्राकृतिक जल स्रोत है, पृथ्वी पर प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं जिसमें महासागर, सागर, नदियाँ, झील आ जाती है और तालाब आ जाते हैं। इनमें से पृथ्वी पर प्राकृतिक जल स्रोतों में से नदियाँ ही अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी और कंकड़ पत्थर साथ बहा कर लाती है। मिट्टी, कंकड़ पत्थर के बहाव से जिस मैदान का निर्माण होता है, जिससे मैदान का निर्माण होता है, यह मैदान उपजाऊ होता है क्योंकि नदी नवीन मृदा लाती रहती है जिससे मैदान का निर्माण होता है। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें कि क्या भारत का जो मध्य विशाल मैदान पाया जाता है उसका राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश भी उसी का भाग है या नहीं, तो आपने अगर हम देखें कि भारत का ये अपना हिमालय हो गया भारत में, ये मध्य का मैदान हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया, मध्य का विशाल मैदान लिख लो, मध्य का विशाल मैदान आ जाता है, ये प्रायद्वीपीय पठार और ये हिमालय आ जाता है। अब बात करें कि भारत का जो मध्य का विशाल मैदान है इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बहने से मध्य के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश भी क्या भारत के विशाल मैदान का भाग है, तो हाँ, हिमालय राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भी भारत के मध्य का जो विशाल मैदान है उसका भाग है, क्योंकि मध्य विशाल का मैदान का निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश से हुआ। ठीक है, अगर हम बात करना चाहिए आगे की विशाल का मैदान हो गया, अगर बात करें कि किस प्रकार इसका निर्माण होता है, ये हिमालय से मान लो अपनी गंगा नदी निकल रही है, ये हिमालय हो गया, यहाँ से गंगा नदी निकल रही है। जब ये अपने बहती भाव जब धीरे धीरे होता है तो साथ में आए हुए कंकड़ पत्थर जब एक स्थान पर यहाँ जमुना नदी के प्रवाह के आसपास जमुना शुरू हो जाती है तो मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, मैदान का निर्माण हो जाता है जो कि जिससे मध्य का विशाल का मैदान का निर्माण हो, मध्य का विशाल मैदान हो जाता है, इसका निर्माण होता है। ये अधिक उपजाऊ, इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मध्य का विशाल मैदान हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता कि मध्य का विशाल का मैदान यानी अवसादों यानी जो कक्कड़ पत्थर है उसके जमाव से हो गया। अब बात करें कि इसका मैदान की तो बात कर ली, लेकिन पूर्वी नाम क्यों पड़ा, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का नाम होने का पूर्व का अर्थ होने का ये हुआ कि जो नदियाँ पश्चिम से बहकर पूर्व की ओर जाती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, अर्थात पश्चिम में अरब सागर में ना गिराकर बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ अपना जल ले जाती है, जिससे उन नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा गया और पूर्ववर्ती नदियों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ, मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या मध्य का विशाल का मैदान का निर्माण हुआ। अब अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कौन सी नदियों के कारण हुआ, वो गंगा और यमुना नदी के कारण, नदी के जल से हुआ था। ठीक है, अब बात करें राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश
का निर्माण की बात करें तो आ जाती है गंगा व यमुना नदी के प्रवाह से, नदी के प्रवाह से। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई, कौन से काल में हुई थी। अगर इससे प्रश्न पूछा जा सकता है तो इतना पूछा जा सकता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्धारण कहाँ से, तो वो चेन्नई से हो जाता है। अगर कितनी ऊंचाई तक मैदान का निर्माण होता है, वो 300 मीटर, समुद्र तल से 300 मीटर तक। एकमात्र नदी ही ऐसा जल स्रोत है जो कि मैदान का निर्माण करती है। अब बात करें उत्पत्ति पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी चतुर्थ महाकल्प। ये बात मैं पहले जब भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था उस टाइम पर पूरी समय सारणी, भूगर्भीय समय सारणी बता दिया आपको। अगर पीछे की वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हो। चतुर्थक महाकल्प, इसका दूसरा नाम आपको नूतन महाकल्प भी मिल सकता है, नूतन महाकल्प, या एक नाम और नियोजोइक एरा, नियोजोइक एरा के काल में किसका निर्माण हुआ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। बात करें कि इस नियोजोइक एरा के भी दो भाग हैं। प्लेस्टोसिन काल में पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। इस काल में गंगा यमुना द्वारा जो जलोढ़ लाई गई, यानी निक्षेपण, जिसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी, जिसे वहाँ मैदान का भाग भी उपजाऊ हो गया। इसमें नवीन मृदा आती रहती है जिससे अधिक उपजाऊ है। अब बात करें कि इस काल में नियोजोइक एरा की अगर दूसरा आपसे नवीनतम नाम देकर पूछा जाए तो वो आ सकता है नियोजोइक एरा के प्लेस्टोसिन काल में। ठीक है, इस काल में गंगा और यमुना नदी मैंने आपको बता चुका। अगर आपने पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहे हैं तो गंगा व यमुना नदी, गंगा व यमुना नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपण से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। हमने विशेषता, किससे निर्माण हुआ, मैदान कैसे बना, फिर पूर्वी नाम उसका कैसे पड़ा, ये पूरी अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले तो ये मध्य के विशाल मैदान का भाग है, मध्य के विशाल मैदान का भाग है, मध्य के विशाल मैदान का भाग है। दूसरा, अगर विस्तार देखें कि इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करते हैं। बाद में जनसंख्या कितनी निवास करती है, और ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 23.46% क्षेत्रफल निवास करता है। यानी पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 23.46% क्षेत्रफल ओनली पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। अगर बात करें कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा भाग घेरता है तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आ जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश का हम स्थान देखें तो दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाता है राजस्थान का। अब इसमें जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या निवास करती है, जो कि जनघनत्व, राजस्थान के जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आ जाता है। यह लिख लो, जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आ जाता है। ठीक है, अगर बात करें क्षेत्रफल में दूसरा स्थान आ जाता है, सेकंड स्थान सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। अब बात करें कि सर्वाधिक जनघनत्व की बात की तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस जिले का, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों भी साथ में देख लो। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, तो वो जिले आ जाते हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा और एक अलवर। अगर बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है, बाद में भरतपुर, दौसा और अलवर। अगर बात करें जयपुर में 1 किलोमीटर में यानी प्रति किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 595। और भरतपुर की बात करें तो 509 और 478 दौसा में। इससे इतना प्रश्न बन सकता है कि 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर भरतपुर आ जाता है, क्योंकि जयपुर तो राज्य की राजधानी होगी, इस कारण वहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है। वहाँ पर हर प्रकार की यानी सुविधाएं मिलती रहती है। हर प्रकार की सुविधा होने के कारण गाँवों के, शहरों के लोग जयपुर की तरफ यानी जयपुर की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें भरतपुर, तो ये NCR क्षेत्र के नज़दीक होने के कारण। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की, तो विस्तार की हम नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला के भी पूर्व में स्थित है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में आ जाता है। और तो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। अब बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, इसकी क्या क्या विशेषताएं, यह तो हमने विस्तार देख लिया, विशेषताएं, ठीक है। विशेषताओं बात करें तो नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। तो इसमें अगर मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, सबसे पहले तो सबसे अधिक उपजाऊ मैदान, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश भी लिख सकते, सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश आ जाता है, जिससे सर्वाधिक कृषि संभावना सर्वाधिक हो जाती है। इसमें सर्वाधिक कृषि संभावना आ जाती है। अब बात करें कि इसमें मुख्य सर्वाधिक कृषि संभावना हो गई, सर्वाधिक जनघनत्व भी साथ में लिख लो, सर्वाधिक जनघनत्व आ जाता है। अब बात करें कि इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी की अगर बात करें मिट्टी, तो इसमें जलोढ़ मृदा, जिसका आपको वैज्ञानिक नाम मिले तो एल्फी सोल हो जाता है, एल्फी-सोल या दोमट मृदा, ठीक है। इस प्रकार मिट्टी का नाम हो गया। ये सर्वाधिक मिट्टी इसमें जलोढ़ मृदा क्यों है कि इसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की मात्रा पाई जाती है। अब बात करें नेक्स्ट विशेषता की, क्या अरावली पूर्वी मैदानी प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं या नहीं, तो सर्वाधिक राजस्थान में खनिज की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो खनिज के क्षेत्र में ये बहुत ही निर्धन प्रदेश है, अर्थात इसमें खनिज न के बराबर है। तो खनिजों की दृष्टि से अगर हम बात करें, खनिजों की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश, खनिजों की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश निर्धन प्रदेश है, निर्धन प्रदेश, ठीक है। अब बात करें इसमें कृषि किससे सर्वाधिक होती है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जयपुर के आसपास कुओं से सर्वाधिक कृषि होती है। अगर ऑल राउंड देखें कि इसमें सर्वाधिक कृषि किससे होती है, तो कुएं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक कृषि होती है, जो कि लगभग राजस्थान में 67%, राजस्थान के यानी 67% कृषि का भाग कुएं और नलकूपों से पूर्वी मैदानी प्रदेश में किया जाता है। बात करें कि यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, गहन कृषि जो कि कुएं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक कृषि। बात करें इसके परसेंट की, अगर पूछा जाए कुएं और नलकूपों से पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो वह आ जाती है 67%,
ठीक है। जयपुर में अगर एक डिस्ट्रिक्ट देखकर आपसे पूछा जाए कि जयपुर में सर्वाधिक किससे होती है, तो जयपुर में सर्वाधिक कुओं से होती है। जयपुर में कुओं से सर्वाधिक। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जनसंख्या देख ली। टोटल जनसंख्या का 39% है, जो कि जनघनत्व की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक भौतिक प्रदेश वाला है, जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। और क्षेत्रफल 23.46% आ जाता है। क्षेत्रफल में इसका दूसरा स्थान आ जाता है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश देखें तो वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो अपना सबसे बड़ा पूर्वी मैदानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, फिर 2 नंबर पर पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता है। अगर 3 नंबर पर आपसे पूछा जाए कि कौन सा भौतिक प्रदेश आता है, तो आप कमेंट करके बताना। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो जयपुर आ जाता है, जिसमें जयपुर में 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले भी हैं। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश में 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले भी हैं। जयपुर आ जाता है, जिसमें भरतपुर आ जाते हैं, 2 जिले। अब बात करें आपको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम जयपुर सर्वाधिक आ जाता है, भरतपुर 200 और अलवर सबसे कम जैसलमेर हुआ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे तब जैसलमेर, प्रतापगढ़, वो जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के टाइम पर बताएंगे कि सबसे कम जनघनत्व है किस किस जिलों का है, कौन से भौतिक प्रदेश में, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आ जाता है। अब बात करें कि नेक्स्ट, अगर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताएं देख ली। अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण कितने भागों में बटा हुआ। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण, तो हम पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण करें तो इसके 3 भाग हो जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो माही बेसिन, और दूसरे बात करें तो चंबल बेसिन। तीसरा प्रकार की बात करें तो बनास बाणगंगा बेसिन। अब बात करें सबसे पहले बेसिन क्या होता है, चंबल बेसिन का अर्थ क्या है, माही बेसिन का अर्थ क्या है, बनास बाणगंगा बेसिन का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले अगर बेसिन की चर्चा करें तो बेसिन यानी जो नदियां अपने जल का प्रवाह क्षेत्र, यानी नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र बेसिन के अंतर्गत आता है। जैसे चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन के अंदर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी से बहती हुई जाती है, तो उसके आसपास का क्षेत्र बेसिन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार अगर माही बेसिन की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले आ जाते हैं, माही बेसिन में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार बनास और बाणगंगा बेसिन में जिले शामिल हो जाते हैं, जिसमें बनास और बाणगंगा की हम अगर बात करें कि बनास बाणगंगा में कौन कौन से जिले शामिल आ जाते हैं बनास और बाणगंगा बेसिन में, तो जयपुर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, बनास बाणगंगा में करौली, टोंक आ जाता है, राजसमंद आ जाते हैं। इस प्रकार ये हो गए बनास बाणगंगा में। अगर आप सबसे पहले वर्गीकरण के रूप में अगर हम माही बेसिन का अध्ययन करते हैं, माही बेसिन, तो माही बेसिन में मैंने आपको बता दिया 3 जिले शामिल है। अगर पूछा जाए कि माही बेसिन किन किन जिलों से प्रभावित होती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। अगर पूछा जाए कि माही बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो वो आ जाते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इस प्रकार ये तो माही बेसिन में हो गई। अब अगर पूछा जाए कि माही नदी किन किन जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी की प्रश्न पूछा जाए कि माही नदी, तो उसमें ओनली 2 जिले आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। अब पूछिए कि माही नदी बात है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये विशेषता भी हो गई। अब बात करेंगे इसकी पूर्वी मैदानी प्रदेश की मुख्य विशेषताओं की। ये हो गई माही नदी, ये गुजरती है कर्क रेखा हो गई, ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया,
और ये प्रतापगढ़ हो गया। इस प्रकार माही बेसिन में तो तीनों जिले शामिल हो जाते हैं। और अगर बात करें कि माही बेसिन में तीनों जिले और माही नदी किन किन जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब इनके प्रमुख मैदानों की ओर बात करते हैं कि कौन कौन से मैदान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत माही बेसिन का प्रमुख, तो वो आ जाता है सबसे पहले छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान की बात करते हैं कि ये किस किस तीनों जिलों में से कौन कौन से जिले में शामिल है और इसमें इसका नाम छप्पन क्यों पड़ा। अब बात करते हैं कि छप्पन का मैदान का विस्तार किन किन जिलों में है, तो इसका विस्तार आ जाता है प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। पर छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में तो वो दूसरे वाला बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। मैप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य ये अपना एरिया हो गया छप्पन का मैदान। आपसे पूछा जाए कि कांठल का, तो ये कांठल का मैदान आ जाता है, कांठल का मैदान। अगर आपसे पूछा जाए कि छप्पन का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाता है, और कांठल का मैदान की अगर आपसे बात की जाए कि कांठल के मैदान में कौन से है, तो वो प्रतापगढ़ में माही नदी का तटवर्ती भाग आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वागड़ प्रदेश में। वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। अब बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये हो गया अपना वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इसको पॉइंट को लिख लेते हैं कि छप्पन के मैदान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में हो गया। इसके अगर छप्पन की बात करें कि छप्पन का मैदान नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर छप्पन माही नदी पर मान्यता है कि छप्पन नदी नालों, नदी नालों का समूह है या छप्पन गांवों का समूह है निवास करता था, जिसके कारण यहाँ का नाम क्या पड़ा, छप्पन का मैदान पड़ा। छप्पन गांवों का समूह है। अगर आपसे पूछा जाए कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो वो सिवाना बाड़मेर में आ जाती है। उसकी चर्चा हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में करेंगे। ये याद रखना कि छप्पन की पहाड़ियाँ हो तो बाड़मेर सिवाना में, और छप्पन का मैदान हो तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। अब बात करते हैं दूसरा प्रदेश, मैंने आपको बताया कांठल, कांठल का प्रदेश, कांठल का मैदान। कांठल का मैदान की अगर चर्चा करें कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है कांठल का मैदान, तो प्रतापगढ़ में आ जाता है। माही नदी का तटवर्ती भाग, माही नदी का, माही नदी का तटवर्ती भाग कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ में, और कांठल का मैदान प्रतापगढ़ के माही नदी का तटवर्ती भाग है वो माही, वो तटवर्ती मैदान है वो कांठल का मैदान का भाग हो जाता है प्रतापगढ़ में। अब बात करते हैं तीसरा प्रदेश मैदान अपना, वो आ जाता है वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश। इसकी बात करें तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवल की पहाड़ियाँ कहाँ, तो वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है। अब बात करें मेवल की पहाड़ियाँ, अगर नोट लगा कर लिख लो, मेवल की पहाड़ियाँ पूछी जाए, मेवल की पहाड़ियाँ, मेवल की पहाड़ियाँ पूछी जाए अगर आपसे, तो वो आ जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य की
पहाड़ियाँ, ठीक है। माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र है वो मेवल की पहाड़ियों के अंतर्गत आ जाता है। अगर प्रश्न बने कि माही नदी मेवल की पहाड़ियों को काटकर किस प्रदेश का निर्माण करती है, माही नदी मेवल की पहाड़ियों को काटकर किस प्रदेश का निर्माण करती है, तो वागड़ प्रदेश आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 बेसिनों में बांटा था, चंबल बेसिन, माही बेसिन और चंबल बेसिन और माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। तो हमने माही बेसिन का अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं दूसरा बेसिन, चंबल बेसिन। अपना दूसरा बेसिन आता है चंबल बेसिन। इससे पहले एक बार आपको अगर रिपीट कराऊं तो चंबल बेसिन, तो सबसे पहला आज का हमने ये पढ़ा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को मैदान क्यों कहते हैं, तो मैदान समुद्र तल से अगर कोई भूभाग 300 मीटर तक ऊपर उठा हुआ हो तो वो मैदान की श्रेणी में आता है। अब बात करें कि इसका ऊंचाई का निर्धारण चेन्नई से किया गया, पर जो भी अपने पृथ्वी पर प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनमें से एक नदी ऐसा है जो मैदान का नदी ही एक ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो मैदान का निर्माण करती है। और बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश और गंगा और यमुना नदी के प्रवाह से निर्माण हुआ है। ये हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति देख ली, चतुर्थ महाकल्प, नूतन महाकल्प, न्योजिक महाकल्प, प्लीस्टोसिन महाकल्प। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं इसका अगर विस्तार की बात करें तो मध्य के विशाल मैदान का भाग है। भारत के मध्य के विशाल मैदान का भाग अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 23 पॉइंट। ये जरूर आपसे चारों भौतिक प्रदेश के नाम लिखकर क्षेत्रफल को या जनसंख्या को सुमेलित करवाया जा सकता है, तो इसका भी खासकर ध्यान रखना। 23.46% क्षेत्रफल और 39%, ऑलमोस्ट 40% भी याद रख सकते हो। अगर सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर आ जाते हैं। जयपुर 500 से जनघनत्व वाले 2 जिले आ जाते हैं, जयपुर और भरतपुर। 595 और 509। अब बात इनकी विशेषताएं की थी तो इसमें सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है, इसमें कृषि संभावना सर्वाधिक है, जनघनत्व सर्वाधिक है, जलोढ़ मिट्टी से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ, खनिज की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है, अर्थात पूर्वी मैदानी प्रदेश में खनिज नहीं पाए जाते हैं। अब बात करें सर्वाधिक खेती तो जयपुर में कुओं से होती है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की ऑलराउंड बात करें तो कुओं नलकूपों से सर्वाधिक होती है। फिर हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण किया, माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन। फिर हमने सबसे पहले बेसिन का अर्थ जाना, तो बेसिन का अर्थ है कि नदी के आसपास, प्रवाह क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र बेसिन कहलाता है। फिर माही बेसिन को स्टार्ट किया जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है। अगर बेसिन पूछा जाए तो आपसे प्रतापगढ़ की शामिल हो जाता है, और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। फिर हमने देखा कि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में आ जाता है, जो 56 नदी नालों का समूह के कारण छप्पन के मैदान का निर्माण हुआ। फिर कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में आ जाता है, माही नदी का तटवर्ती भाग आ जाता है। फिर हमने वागड़ प्रदेश देखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी द्वारा विखंडित जो पहाड़ी क्षेत्र है वो वागड़ प्रदेश में आता है। फिर मेवल की पहाड़ियाँ देखी। इस प्रकार हमने आज माही बेसिन के अंतर्गत यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत वर्गीकरण में माही बेसिन का अध्ययन किया। कल चंबल बेसिन और बनास बाणगंगा का अध्ययन करेंगे। बाद में हम तीसरा अपना भौतिक प्रदेश उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।